हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम जो है नो बॉन्ड इफेक्ट के नाम से भी, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड्स, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड overlaps with unhybridized p orbital the bonding electron of CH bond overlaps with unhybridized p orbital due to sum of electron density shift in p orbital जिसे कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट नाम देते हैं। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड overlaps with unhybridized p orbital due to some electron density shift in p orbital। तो p orbital के अंदर कुछ CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाती है। इस ओवरलैपिंग की वजह से कुछ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो स्ट्रक्चर बनती है। जिस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरीके से हम वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं। और वही किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती थी, इसी तरीके से यहाँ पर जितनी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होने के लिए भी यहाँ पर हमें कॉन्जुगेशन सिस्टम चाहिए। तो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को हम एक्चुअल में सिग्मा पाई नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा हमारे पास सिग्मा एंड पाई सिस्टम होगा। सिग्मा और पाई के बीच में इस तरीके का कॉन्जुगेशन सिस्टम बन सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज CH। यहाँ हम इसको CH ऐसे लिख देते हैं। वन प्रोपीन के अंदर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअल में
जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, दिस इज अनसैचुरेटेड सिस्टम, दिस इज पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम से मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ा होता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि इस कार्बन का कोई भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसिटी कंडीशन। अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट बी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी, यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा, वही ऐसे मॉलिक्यूल ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक अनसैचुरेशन सिस्टम है और यहाँ डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट इज नॉन एज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3। अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन का जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ये बॉन्ड जो है इसकी शिफ्टिंग यहाँ इस पर हो जाती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। दैट इज ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, दिस इज CH, दिस इज H और ये बॉन्ड कार्बन C इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ एक्चुअल में इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होने की वजह से पाई बॉन्ड जो है नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर जाता है और हाइड्रोजन जो है H+ की फॉर्म में जो है वो निकलता नहीं है। अभी यहाँ इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ किसी तरीके का बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको बोलते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। यानी यहाँ पर बॉन्ड नहीं है फिर भी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के कांटेक्ट में बना हुआ है। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनती है। अब हम इसकी एक सेकेंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सपोज करो ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलने वाली है, H डबल बॉन्ड CH। और सपोज करो कि ये हाइड्रोजन इस CH बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ H डबल बॉन्ड CH और CH2। तो यहां में इसकी 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देती है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स
बनती है। और जैसा कि हम जानते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उस मॉलिक्यूल की उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनने वाली है। और किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कि रेजोनेंस में बनती थी, तो हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन विद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है मस्ट बी कॉन्जुगेशन विद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल था। हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहाँ कार्बन, इस कार्बन के पास जो है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। तो इस CH बॉन्ड ने अपना जो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर दिया, और इसको डोनेट करने की वजह से ही ये सारा का सारा जो है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ओवरलैप विद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, यानी इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से पास वाले CH बॉन्ड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देने की वजह से इस तरीके का इफेक्ट जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर पैदा हो जाता है, जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नाम देते हैं। इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग पेयर है वो नेक्स्ट कार्बन के p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को जो है वो डोनेट कर दिया जाता है, और हाइड्रोजन जो है H+ आयन की फॉर्म में अपनी पोजीशन पर बना रहता है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी तरीके का बॉन्ड एक्सिस्ट नहीं करता, फिर भी बहुत कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के अटैचमेंट में बने रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी नाम देते हैं। सबसे पहले इस तरीके के इफेक्ट को नाथन और बेकर ने डिस्कवर्ड किया, इसलिए इसे बेकर-नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना, बेकर-नाथन इफेक्ट। तो इसे हम बेकर-नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में हम कुछ और मोर इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट। यह मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। यह इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, बट यह इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। इसके अलावा यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं उसकी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनती है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ही स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि
हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ molecules is directly proportional to the alpha हाइड्रोजन। तो किसी मॉलिक्यूल की अगर हमें स्टेबिलिटी पता करनी है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, तो जैसे हम यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ एल्कीन्स की हमें स्टेबिलिटी पता करनी है। तो विच इज मोर स्टेबल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड CH3 and next is, यहां हमसे कहा जाता है which is more stable एल्कीन। तो मोर स्टेबल एल्कीन की अगर हम बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर अल्फा कार्बन को देखते हैं तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम कहेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ हम इस सिस्टम को देखें, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है और एक अल्फा कार्बन इधर भी है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन टोटल जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसकी हम कह सकते हैं 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी, 3 स्ट्रक्चर्स बनने वाली है। इसकी कितनी बनने वाली है, 6 स्ट्रक्चर्स बनने वाली है। और यहाँ हम देखें तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर हम कह सकते हैं इस एल्कीन के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाली है 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी जो है वो बनने वाली है। तो हम अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन तीनों एल्कीन के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज मोर स्टेबल देन इट एंड इट इज लेस, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 1। तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेस पर भी किसी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं। हम उसके अंदर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं तो इट मीन्स उसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनने वाली है, और जिस मॉलिक्यूल्स की जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या क्या एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नंबर 1, हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, यानी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू जो है वो जांचा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री मोर स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सपोज हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। This is 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो CH3 CH2, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ हम देखते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मीन्स इसकी 9 जो है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाली है। इसी तरीके से यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास हम देख सकते हैं 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ अगर हम देखें 1 डिग्री के पास तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज़्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाली है, और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल्स की बनती है दैट मॉलिक्यूल में बी मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल है। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एंड विच कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स की अगर हम स्टेबिलिटी जांचना चाहते हैं तो दिस इज आल्सो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है मोर देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो इसको हम कैसे जांच सकते हैं, दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हम एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना लेते हैं, ये फ्री रेडिकल है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना लेते हैं, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनमें कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वही सेम कॉन्सेप्ट है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम जांच सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाली है, यहाँ पर 9 बनने वाली है, यहाँ पर 6 बनने वाली है, यहाँ पर 3 बनने वाली है। तो विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, 3 रेडिकल 3 tertiary free radical is more stable than secondary free radical, and secondary free radical is more stable than primary free radical। तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को जांचने के लिए भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। नाउ हम इसका एप्लीकेशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 3 में हम जान सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। यहाँ हम कुछ एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ हम ले लेते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ हम एक एल्कीन ले लेते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड
CH3 and this is CH3। तो वही यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट एल्कीन है, हमें पता करना है विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं फोर्थ नंबर की जो हमारी एल्कीन है दैट इज मोर स्टेबल देन थर्ड मोर स्टेबल देन सेकेंड, और सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन जो है वो देख सकते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन 3 यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हम देख सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 और कितना हुआ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ हमारे पास केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम देख सकते हैं किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। हमें देखना क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रखता है इसका मतलब उसकी उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनने वाली है, और किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनती है दैट मॉलिक्यूल में बी मोर स्टेबल। तो हम जो है डिफरेंट एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू जो है वो जांच सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को भी हम जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, एक हमारे पास है इथाइल है, दिस इज इथाइल, और दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो ये चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप है। हम जानते हैं एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मिथाइल के पास अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम सपोज करो इसका डोनेटिंग पावर देखते हैं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ हमें दिखाई देते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर उतना ही तो ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जबकि इस अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 में कोई अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसको किसी तरह, तो इसका मतलब हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।